नमस्कार। स्कूल विद्यार्थी इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। मेरा नाम है सोनाली जाधव। स्कूल विद्यार्थी ये चैनल खास करके स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स और उनके पेरेंट्स के लिए बनाया गया है ताकि उनको पढ़ने में थोड़ी हेल्प हो सके। आज हम देखने वाले हैं, स्टैंडर्ड है 10th, सब्जेक्ट है हिंदी व्याकरण, ईयर है 2020-21, बोर्ड है महाराष्ट्र। शब्दभेद ये हमारा हिंदी ग्रामर का टॉपिक चालू है और ये इसका लास्ट पार्ट नंबर 6 है। इसमें हम लोग क्या देखने वाले हैं, तो अविकारी शब्द जिसको हम लोग अव्यय इस नाम से भी पहचानते हैं। अभी फिर से एक रिकैप के लिए मैं आपको बताती हूँ कि अविकारी शब्द किन्हें कहते हैं। जो शब्द लिंग वचन कारक के वजह से नहीं बदलते उन्हें अविकारी शब्द कहा जाता है। मैंने पहले वीडियो में पार्ट 1 में आपको डिटेल में इसके बारे में समझाया था कि लिंग और वचन और कारक के वजह से क्या होते हैं, कुछ शब्द के क्रियापद जो होते हैं वो चेंज हो जाते हैं। पर मराठी भाषा में या फिर हिंदी भाषा में कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो लिंग यानी कि जेंडर, वचन और कारक की वजह से बिल्कुल बदलते नहीं, उनमें कोई भी बदलाव नहीं आते, तो उनको हम लोग कहेंगे अविकारी शब्द या फिर अव्यय। अभी इसमें कितने टाइप्स हैं, तो 4 टाइप्स है। क्रिया विशेषण अव्यय, संबंध सूचक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय और विस्मयादि बोधक अव्यय। ये 4 प्रकार होते हैं अविकारी शब्द के। सबसे पहले जानेंगे क्रिया विशेषण अव्यय मतलब क्या। क्रिया विशेषण अव्यय किसे कहते हैं, जो क्रिया की विशेषता बताता है। क्रिया यानी कि कोई भी एक्शन, खाना, पीना, सोना, लिखना, रोना, हंसना, ये सभी एक्शंस है हमारी, ठीक है। तो ये एक्शंस हम कैसे करते हैं, उसमें कितनी उस एक्शन की विशेषता क्या है, फीचर क्या है, अगर वो हमें कोई शब्द बता रहा है तो वही शब्द होता है क्रिया विशेषण। यहाँ पे आपको नाम से भी पता चलेगा, क्रिया के बारे में जो विशेष इंफॉर्मेशन देता है, क्रिया कैसी हो रही है उसके बारे में जो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देता है, उसी शब्द को हम लोग क्रिया विशेषण अव्यय कहेंगे। तो ऐसे भी आप याद में रख सकते हो, जो कि नाम है उसी को अगर आप ध्यान में रखोगे और उसी से आप मीनिंग ढूंढोगे तो आपको अलग से डेफिनेशन करने की ज़रूरत ही नहीं है। अभी यहाँ पे आप देखिए एग्जाम्पल, रमेश धीरे लिखता है। यहाँ पे क्रिया कौन सी हो रही है, तो लिखने की क्रिया हो रही है। पर लिखने की क्रिया कैसे हो रही है, तो धीरे धीरे हो रही है। तो धीरे ये जो शब्द है वो हमें क्या करता है, उस क्रिया के बारे में और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन बताता है। इसके लिए धीरे ये जो शब्द है वो क्या है, हमारा क्रिया विशेषण अव्यय है, ठीक है। विशेषण यानी कि क्या, एडजेक्टिव, आपको तो पता है। नेक्स्ट, अभी क्रिया की विशेषता, एक तो हमें काल बताती है, रीति, परिमाण और स्थान, इन चारों के बारे में क्रिया की विशेषता बताई जाती है। अभी ये चारों का एग्जाम्पल्स मैंने नीचे दिए हैं कि काल मतलब कैसे, देखिए, सीमा मुंबई से कल आएगी। यहाँ पे आपको क्रिया आने की आपको पता चल रहा है कि आने की क्रिया होने वाली है, पर कब होने वाली है, तो कल होने वाली है, टुमारो। तो आपको कल ये शब्द क्या दिखाता है, क्रिया के बारे में विशेष इंफॉर्मेशन दे रहा है कि सीमा आएगी, पर कब आएगी, कल आएगी। तो कल ये शब्द उस क्रिया के बारे में ज़्यादा इंफॉर्मेशन दे रहा है। और यहाँ पे देखिए, कल को हम लोग अविकारी क्यों बोलते हैं या फिर अव्यय क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे सीमा के जगह पे आपने राम भी लिखा कि राम मुंबई से कल आएगा। तो कल ये शब्द में बदलाव आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है। मतलब यहाँ पे आपने जेंडर चेंज किया, सीमा के जगह पे आपने राम किया, फिर भी कल ये जो वर्ड है वो एज इट इज़ रहा है, उसमें कोई चेंजेस नहीं आए हैं। इसके लिए उसको हम लोग अव्यय भी कहते हैं। इसके लिए यहाँ पे देखिए, क्रिया विशेषण के साथ अव्यय ये शब्द भी लिखा है। क्यों लिखा है, क्योंकि ये जो शब्द है जो मैंने ऑरेंज में लिखे हैं, जिसको हम लोग क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं, वो कभी भी नहीं बदलेंगे। आप टेंस चेंज कीजिए, आप कारक चेंज कीजिए, या फिर आप लिंग या वचन चेंज कीजिए, कल ये शब्द कल ऐसा ही रहेगा। यहाँ पे सपोज सीमा के जगह पे मैंने बोला कि लड़के कल मुंबई से आ रहे हैं,
तो भी कल ये शब्द एज इट इज़ ही रहा है, उसमें कोई बदलाव नहीं आया है। बाद में रीति, रीति का मतलब कि किस तरह से। हाँ, तो एग्जाम्पल है घोड़ा तेज दौड़ता है। ओके, सो दौड़ने की क्रिया है यहाँ पे हमें पता चल रही है, पर कैसे हो रही है वो दौड़ने की क्रिया, उसकी रीति क्या है, तो तेज दौड़ रहा है। मतलब यहाँ पे क्रिया के बारे में ज़्यादा इंफॉर्मेशन कौन सा वर्ड दे रहा है, तेज ये वर्ड दे रहा है। ठीक है, तो तेज यहाँ पे हमारा क्रिया विशेषण है। थर्ड देखिए परिमाण, परिमाण यानी कि क्या, मेजरमेंट, कम है ज़्यादा है। ठीक है, इसके बारे में जो शब्द हमें बताता है, ये भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है क्रिया के बारे में। यहाँ पे है माँ ने खाना कम पकाया, तो पकाने की क्रिया है, पर कैसे, कितना बनाया उन्होंने खाना, तो कम बनाया। मतलब ये आपको एक मेजरमेंट बता रहा है, इस क्रिया के बारे में ये विशेष इन्फॉर्मेशन आपको दे रहा है। ठीक है, तो इसके लिए कम ये क्या होगा आपका क्रिया विशेषण। आगे है स्थल के बारे में, सामने गाय खड़ी है। अभी खड़ी है ये क्रिया है यहाँ पे, पर कहाँ पे खड़ी है, तो सामने खड़ी है। तो सामने ये शब्द आपका क्या आएगा, क्रिया विशेषण आएगा, जो आपको स्थल दिखा रहा है। तो यहाँ पे वही मैंने आपको समझाया कि क्रिया के बारे में विशेष इन्फॉर्मेशन देने वाला वर्ड क्रिया विशेषण इस नाम से जाना जाता है। तो क्रिया की विशेष इन्फॉर्मेशन उसके काल के बारे में भी बता के हो सकती है, रीति के बारे में, परिमाण के बारे में और स्थान के बारे में, जो कि मैंने यहाँ पे आपको समझाया है। ठीक है, अभी क्रिया विशेषण में और कौन से शब्द आते हैं, जैसे कि जहाँ, यहाँ, तेज, अब, रात, धीरे धीरे, प्रतिदिन, सुंदर, वहाँ, तक, जल्दी, अभी, बहुत। ये सारे वर्ड्स अगर आपको किसी वाक्य में दिखाई देते हैं तो इनको आप बोलोगे क्रिया विशेषण अव्यय, क्योंकि ये क्रिया के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, अभी सेकंड है हमारा संबंध सूचक अव्यय। ये क्या होता है, तो ये हमेशा संज्ञा या सर्वनाम के बाद में ही आता है, और जिसको हम लोग इंग्लिश में प्रीपोजिशन बोलते हैं। ठीक है, और ये क्या है, अव्यय हमें क्या दिखाता है, संबंध दिखाता है। संबंध यानी कि रिलेशनशिप दोनों के बीच का। अभी यहाँ पे एग्जाम्पल देखेंगे, पेड़ के नीचे बिल्ली खड़ी है। हाँ, पेड़ ये हमारा क्या है, एक संज्ञा है। ठीक है, उसके बाद में ये आया है के नीचे, जैसे कि हम लोग इंग्लिश में सीखते हैं ऑन द टेबल, बिहाइंड द टेबल। हाँ, वैसे ही ये है यहाँ पे पेड़ के नीचे बिल्ली खड़ी है। मतलब यहाँ पे आपको क्या समझ में आ रहा है, इस पेड़ का और इस बिल्ली का कुछ तो संबंध है, और वो संबंध कौन से शब्द दिखा रहे हैं, के नीचे। हाँ, इसके लिए ये जो शब्द है वो हमें संबंध सूचक अव्यय हम इसको बोलेंगे। पेड़ के नीचे बिल्ली खड़ी है। हाँ, अभी देखिए ये पेड़ के नीचे बिल्ली खड़ी है, बिल्ली को सपोज ये स्त्रीलिंग है, इसको हमने हटाया, यहाँ पे हमने कुत्ता लिखा कि पेड़ के नीचे कुत्ता खड़ा है, तो भी आपको समझ में आ रहा है ये के नीचे वाला वर्ड चेंज हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है। बिल्ली के जगह पे आपने कुत्ता कर दिया, फिर भी पेड़ के नीचे ये के नीचे वर्ड जो है वो एज इट इज़ रहा। ठीक है, इसके लिए इसको हम लोग अव्यय भी बोलेंगे, क्योंकि ये चेंज नहीं हो रहा है और पेड़ और बिल्ली के बीच का ये संबंध दर्शा रहा है, इसके लिए हम उसको संबंध सूचक अव्यय भी कहेंगे। और एक एग्जाम्पल देखते हैं, जंगल के बीच में एक बड़ा पेड़ है। तो जंगल ये क्या हो गया, हमारा संज्ञा हो गई, उसके बाद में ये जंगल और इस पेड़ के बारे में संबंध बता रहा है। तो यहाँ कौन सा शब्द बता रहा है, के बीच, ये वाला शब्द बता रहा है। तो ये क्या होगा, हमारा संबंध सूचक अव्यय। नेक्स्ट और एक देखेंगे कि पिताजी ने माँ के लिए कंगन लाए। तो पिताजी और माँ, पिताजी ने माँ के लिए कंगन लाए, तो पिताजी और माँ और कंगन, इन तीनों का संबंध के लिए इस शब्द से हमें पता चल रहा है। अभी पिताजी ने माँ के लिए कंगन लाए या फिर भाई ने भाभी के लिए कंगन लाए, तो यहाँ पे आप कुछ भी चेंजेस कर रहे हो तो के लिए ये शब्द चेंज नहीं हो रहा है। ठीक है,
तो इसके लिए उसको अव्यय कहेंगे। तो ये सब जो एग्जाम्पल मैंने बताए वो संबंध सूचक के बारे में है, जो हमेशा आपको रिलेशनशिप दिखाएगा दो चीज़ों में। अभी जैसे मैंने ये अंडरलाइन किए हुए जो वर्ड्स है, वैसे और कौन से वर्ड्स आ सकते हैं? तो वो है आगे, पीछे, पूर्व, बाद, पहले, ऊपर, नीचे, बाहर, भीतर, पास, निकट, दूर और तरफ, सामने, आसपास, द्वारा, तरह और जरिए। तो ये शब्द जब भी आपको किसी वाक्य में दिखाई देंगे तो उसको अगर आपको पहचानना होगा शब्द भेद, अगर फॉर एग्जांपल आपको तरह ये वर्ड आया तो आपको अंडरलाइन करके वहाँ पे लिखना होगा एग्जाम में कि संबंध सूचक अव्यय। ओके, आगे जाते हैं। इस पीडीएफ का आपको लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो आप इस नोट्स को आपके नोटबुक में लिख सकते हो। ठीक है। थर्ड है समुच्चय बोधक अव्यय। अभी समुच्चय बोधक अव्यय मतलब क्या होता है? तो दो शब्दों को या फिर दो वाक्यों को जो जोड़ के रखता है उस शब्द को हम लोग बोलते हैं समुच्चय बोधक अव्यय, जिसको हम इंग्लिश में कंजंक्शन बोलते हैं। ठीक है, मतलब एंड, बट, ऑल्सो, ये जो हम यूज़ करते हैं दो वाक्यों को ज्वाइंट करने के लिए, वैसे ही हिंदी में भी करते हैं। तो हिंदी में उसके लिए क्या शब्द है? समुच्चय बोधक, जो दो शब्दों को या फिर दो वाक्यों को जोड़ता है। एग्जाम्पल देखेंगे, मीना और राम, ये दो शब्द है, ठीक है, पर इनको किसने जोड़ा है? और इस शब्द ने जोड़ा है। मीना और राम बाजार गए, तो और ये शब्द हमारा क्या है? समुच्चय बोधक अव्यय है। और उसको अव्यय क्यों बोलते हैं? देखिए, अभी मीना और राम के जगह पे हमने लड़का और लड़कियां, लड़के और लड़कियां बहुवचन किया, फिर भी और शब्द चेंज हुआ क्या? नहीं हुआ। अभी सपोज दोनों जगह पे मैंने लिखा राम और श्याम बाजार गए, दोनों भी पुल्लिंग यूज किए, फिर भी ये और जो शब्द है वो चेंज हुआ है क्या? नहीं। मतलब लिंग चेंज हुआ, वचन चेंज हुआ, फिर भी ये नहीं बदला, इसलिए हम उसको अव्यय कहेंगे। और समुच्चय बोधक क्यों कहेंगे? क्योंकि ये मीना और राम इन दो शब्दों को क्या कर रहा है? जोड़ रहा है। मीना और राम बाजार गए। देखिए, ये सेंटेंस तो हम डेली लाइफ में हमेशा बोलते हैं, सिर्फ जब हम व्याकरण में उसको सीखते हैं तो हम कंफ्यूज होते हैं, पर डेली लाइफ में तो ये और, किंतु, परंतु, बट, ऑल्सो, ये तो हम डेली यूज करते ही हैं। आगे है, मैंने छाता लिया पर बारिश हुई नहीं। ये हमारे सबके साथ होता है मोस्ट ऑफ बारिश के सीजन में। तो ये जो हम पर लगाते हैं, और पर से क्या होता है, ये दो जो सेंटेंस अलग अलग होते हैं वो जॉइंट हो जाते हैं। पहला सेंटेंस होता है कि मैंने छाता लिया, दूसरा सेंटेंस होता है कि बारिश हुई नहीं। पर अगर मैं इसको पर लगा के जॉइंट करती हूँ तो एक ही सेंटेंस बन जाता है, मैंने छाता लिया पर बारिश हुई नहीं। ठीक है, तो ये जो पर है वो क्या करता है? इन दोनों को ज्वाइन करता है, इसके लिए पर क्या हो गया है? समुच्चय बोधक अव्यय। अभी नेक्स्ट है, आज बाजार में भीड़ है क्योंकि आज रविवार है। हाँ, तो यहाँ पे एक तो भीड़ होने की एक वाक्य है और रविवार होने का एक दूसरा वाक्य है, पर उसको मैंने ज्वाइंट किससे किया है? क्योंकि, हाँ, बिकॉज ऑफ। तो इससे क्या हुआ? ये दो सेंटेंस ज्वाइंट हुए, तो इसको बोलेंगे हम लोग समुच्चय बोधक अव्यय। ये समझने के लिए, याद रखने के लिए बहुत ही इजी है। अभी ये जो और, पर, क्योंकि, वैसे और कितने शब्द हैं? तो ये सारे शब्द आ सकते हैं, और, एवं, तथा, या, अथवा, किंतु, परंतु, की, क्योंकि, जो कि, ताकि, हालांकि, लेकिन, अतः, इसलिए, वरना, पर, परंतु, किंतु, ये रिपीट हो गए यहाँ पे, मगर, बल्कि, लेकिन, कारण, अतः, अतएव, फलतः, परिमाण स्वरूप, ये भी आ सकता है कि इसका परिणाम स्वरूप, इसलिए, फलस्वरूप, अन्यथा। ये सभी शब्द अगर आपको किसी वाक्य में दिखते हैं एग्जाम में, तो उनको अंडरलाइन करके आपको क्या लिखना है? समुच्चय बोधक अव्यय। ओके, समझ में आया आपको? अभी आगे देखेंगे, चौथा और लास्ट है विस्मयादि बोधक अव्यय। ये किसको कहेंगे? तो ये बहुत ही इजी है। आनंद, भय, हर्ष, तिरस्कार, घृणा, शोक, इस तरह से जो भावनाएं होती है उनको व्यक्त करने वाले शब्द।
जैसे कि इंग्लिश में होता है ना एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, जो हमें क्या करते हैं, हमारी फीलिंग्स हम जब व्यक्त करते हैं तो इन शब्दों का हम लोग प्रयोग करते हैं। उसका कोई मतलब नहीं होता, पर उससे हमें भावनाएं पता चलती है, फीलिंग्स पता चलती है। फॉर एग्जाम्पल, अरे रे राम गिर गया, यहाँ पे जो अरे रे हम बोलते हैं ना, उसका कोई अर्थ नहीं होता, पर वो अरे रे सुन के सामने वाले को समझ में आता है कि कुछ तो गड़बड़ है। सेकंड है वाह, कितना सुंदर नज़ारा है। तो ये वाह क्या दर्शाता है कि कोई अच्छी बात सामने वाला बोलने वाला है, या फिर कोई अच्छी बात वहाँ पे है, पॉजिटिव वाइब्स आपको दिखाई देती है। तो हम डेली लाइफ में ऐसे बहुत सारे वर्ड्स यूज़ करते हैं जिसका कोई मीनिंग नहीं होता टेक्निकली, पर उससे हमें फीलिंग्स का पता चलता है। अरे रे, उप्स, हाँ, या फिर yippee, हुर्रे, ऐसे जो शब्द यूज़ करते हैं हम लोग एक्साइट होके, तो वही सारे शब्द विस्मयादि बोधक होते हैं। अभी और कौन से वर्ड्स है तो देखिए, हाय, हा, उफ, हे राम, ओह, हे भगवान, त्राही त्राही, ये आपने मोस्ट ऑफ माइथोलॉजी के सीरियल्स में देखा होगा, रामायण महाभारत में। बाप रे, आह, वाह, शाबाश, है, हम बोलते ना है क्या, ऐसे। अरे क्या, सच, ए, हाँ, जी हाँ, बहुत अच्छा, ठीक, हाँ जी, बाप रे, हाय, आह, बचाओ, मरारे। तो ऐसे सारे जो फीलिंग्स वाले वर्ड्स है वो अलग अलग सिचुएशन में हमारे मुंह से निकल जाते हैं। ओके, तो इनको हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे, विस्मयादि बोधक अव्यय। तो इस तरह से आज हमने क्या देखा, आज हमारा शब्द भेद जो टॉपिक था, जो हमारा पार्ट 1 से चालू था, वो आज पूरा कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, तो इसके बाद में हम लोग काल, ये जो आपका टॉपिक है टेंस, वो देखेंगे। शब्द भेद, ये इतने वीडियोस आपके 6 पार्ट्स अगर आपने देख लिए तो आपका पूरा शब्द भेद का क्वेश्चन आंसर हो जाएगा, आपको वो सॉल्व करना आ जाएगा। ओके, सो फिर से एक बार बताती हूँ कि अविकारी शब्द को अव्यय बोलते हैं, जो कि कभी भी लिंग वचन कारक की वजह से नहीं बदलते, जिसमें 4 टाइप्स होता है, क्रिया विशेषण, संबंध सूचक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक। क्रिया विशेषण में क्रिया के बारे में अधिक इन्फॉर्मेशन मिलती है, संबंध सूचक में 2 चीज़ों के बारे में संबंध होता है, समुच्चय में 2 वाक्यों को जोड़ा जाता है, और विस्मयादि बोधक में आपकी जो फीलिंग्स है वो बताई जाती है अलग अलग शब्दों के द्वारा। सो आई होप आपको शॉर्टकट में या फिर बहुत ही इजी लैंग्वेज में ये समझ में आया होगा कि एक्चुअल में ये क्या होता है। सो अगर आपको अच्छा लगा है, समझ में आया है, तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियोस आपको मिल सके। शेयर कीजिए उन लोगों के साथ जिनको आपको लगता है कि ज़रूरत है कि उनको ये बहुत ही यूज़फुल होगा, क्योंकि मुझे हुआ है खुद को। ठीक है, तो शेयरिंग इज़ केयरिंग, और थैंक यू सो मच फॉर लविंग मी एंड सपोर्टिंग मी। इस वीडियो का, इस PDF का जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूँगी, और याद से बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि नए वीडियो जब भी अपलोड होंगे उसका नोटिफिकेशन आपको आएगा, तो कोई भी वीडियो आपका मिस नहीं होगा। ओके, धन्यवाद।